हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। राइट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, राइट, क्लास 9 साइंस का। और क्या होता है मैटर, मैटर के आसपास क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है उन मैटर्स की, राइट, किस किस स्टेट्स में होता है मैटर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, राइट, क्योंकि मैंने सारी चीजें यहां पर डिस्क्राइब करी है। टोटल 35 यहां पर स्लाइड्स है, 35 स्लाइड्स यहां पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनाने की, राइट। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म और ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा, ये गारंटी है मेरी। 1.5 घंटे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो गारंटी है इस तरीके से चीजें समझाऊंगा, बहुत आसान लगेगी आपको, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। एक सेकंड, आ जाओ। तो सबसे पहली बात करते हैं भैया, मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में समझेंगे। तो मैटर मींस होता है हिंदी में पदार्थ, राइट। जितनी भी हमारे आसपास चीजें है ना, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, सारी की सारी मैटर है। क्या सर, सारी की सारी मैटर है? हाँ, सारी की सारी मैटर है। ये पेन मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, सब कुछ मैटर है। साइकिल, सर, जो भी चीजें आपके आसपास पड़ी है, मोबाइल आपका है, राइट, टैब है आपका, लैपटॉप आपका है, राइट, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, फैन देख रहा हूं मैं यहाँ पर, राइट, ट्यूबलाइट्स और ये सारी चीजें, लाइट्स, कैमरा, सब कुछ भैया, सब कुछ हमारा क्या है, मैटर है। तो फिर सर मैटर क्या है? मैटर है जैसे कि फॉर एग्जांपल फीलिंग्स, हैप्पीनेस, मैं खुश हो रहा हूं, हाँ, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, लव, राइट, ये सारी चीजें, ये जितनी भी हमारी एक्सप्रेशंस होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो हमारा मैटर नहीं होता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहली बात, मैटर की अगर डेफिनेशन देखें तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, जिसका मास हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो चैप्टर का नाम है हमारा मैटर, और मैटर के बारे में हम देख रहे हैं। तो मैटर मींस ऐसी चीज जो मास को ऑक्यूपाइड करे और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, जिसका कोई मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, उसको हम बोलेंगे मैटर। क्लियर है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कोई मास हो और जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, उसको हम बोलेंगे मैटर। क्लियर है बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन कौन मैटर है? तो मुझे ये बता दो भैया, ये जो चेयर पड़ी है यहां पर, ये चेयर, क्या ये मैटर है? हाँ सर, मैटर है। ये स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रही है, इसका कोई मास है सर? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, ये लव, ये लव, क्या ये मैटर होगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये लव मैटर नहीं होगा। ये कोई मास थोड़ी ना है, इसका कोई मास थोड़ी ना है, ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाइड थोड़ी कर रहा है। नहीं सर, स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। दूसरे के दिल में, दूसरे के दिल में ये स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ऐसी बात नहीं है सर, स्पेस के लिए मत बोलना। नहीं भैया, नहीं करता है, नहीं करता है। तो लव हमारा एक तरह से मास नहीं, लव हमारा मैटर नहीं होगा। तुम्हारे थॉट्स हैं, तो थॉट्स भी क्या मैटर होंगे? नहीं यार, थॉट्स मैटर थोड़ी होते हैं। जो भी हम सोच रहे हैं मन में, हाँ भी, वो मैटर थोड़ी होंगे, नहीं, ये मैटर नहीं होता है, राइट। ऐसे ही वाटर जो है, वाटर क्या मैटर होता है? यस सर, इसका मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, तो वाटर हमारा क्या है, मैटर है। ऐसे यहां पर ये देखो, अरे भैया खुश हो रहे, हैप्पीनेस, ये क्या है, हैप्पीनेस, खुशी खुशी, तो ये क्या मैटर है? ये मैटर नहीं है। क्लियर है बात? तो समझ गए, ऐसी चीज जो मास को जो मास, जिसका कोई मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, उसको हम बोलेंगे मैटर। तो चेयर्स मैटर है। एयर, एयर जो हवा है, गैस है, गैस जो होती है वो मैटर होती है या नहीं होती? बिल्कुल, मास होता है उसका, स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, तो बिल्कुल एयर मैटर है। वाटर मैटर है। लव नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा। तो मैटर का मतलब समझ गए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी मैटर है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे बोलो, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं हमारे आसपास, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारी की सारी मैटर है, क्योंकि उसका कोई मास है, स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है। जो चीजें हम सोच रहे हैं, थॉट्स है ना, हम लव कर रहे हैं, हैप्पीनेस, हम खुश हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मैटर को दो टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से है टाइप्स, देख लेते हैं। तो एक तो है भैया लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में कौन आ गए? जैसे ह्यूमंस है, हम लिविंग थिंग्स है ना। ऐसी एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, ये सारे हमारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो ये जितने भी हमारे को लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। अभी हम देखेंगे मैटर्स बनते कैसे हैं, राइट।
वो चीज भी हम देखेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, मैटर है। वहीं अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंदर क्या हो, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर है, राइट, जल होता है, पानी होता है, वाटर है, ऑक्सीजन, गैसेस जितनी भी होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। टॉयज हुए, हमारे आसपास टॉयज पड़ा है, लैपटॉप है, ये बोर्ड है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारी चीजें भी हमारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, मैटर होती है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एंशिएंट एंड मॉडर्न फिलोसॉफी ऑफ मैटर, मतलब मैटर को एक तरह से एंशिएंट और मॉडर्न फिलोसॉफी देख लेते हैं, मैटर के लिए क्या रखी गई थी। जो एंशिएंट फिलोसॉफी थी, जो पुरानी है ना, पुराने लोग क्या समझते थे मैटर को, पता है, पुराने लोग है ना, मैटर को कहते थे कि भाई ये जो मैटर है ना, ये एक तरह से अर्थ, एयर, फायर, स्काई, वाटर, ये पंच तत्व है, ध्यान रखना। एंशिएंट जो फिलोसॉफी थी, इन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ जो है ना, एंशिएंट फिलोसॉफी के अंदर भैया ये मैटर को बोलते थे कि जो मैटर है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो मैटर है ये एक तरह से पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। पंच तत्व, क्या, पंच तत्व। और पंच तत्व कौन कौन से हैं, पंच तत्व है अर्थ, एयर, है ना, अर्थ को हम बोलते पृथ्वी, हिंदी में लिखूंगा ऐसे बोलते थे पृथ्वी, ठीक है, हवा, एयर हो गई, फिर है फायर, फायर मतलब आग, अग्नि जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फिर है मेरे प्यारे बच्चे स्काई और वाटर, स्काई मतलब आकाश और वाटर मतलब जल। तो जो एंशिएंट फिलोसॉफी है, पुराने जमाने की फिलोसॉफी, उसमें क्या कहा था कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, जितने भी मैटर्स है, वो एक तरह से पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। और वो पंच तत्व कौन से हैं, पृथ्वी, हवा, अग्नि, आकाश और जल। कोई भी पदार्थ जो है ना, वो इन पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन पांच तत्वों को हम बोलते थे पंच तत्व, है ना, पुरानी फिलोसॉफी ये थी, ठीक है। उसके बाद में आई मॉडर्न फिलोसॉफी, अभी की फिलोसॉफी। उसके अंदर क्या करा साइंटिस्ट ने, कहा कि भैया जो मैटर है ना, उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। इसके हिसाब से देख सकते हैं कि फिजिकली हम देख सकते हैं कि ये मैटर है या नहीं, और जो मैटर है वो किस टाइप का मैटर है ना, अलग अलग स्टेट्स होती है, तो फिजिकली हम एक तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको हम देख सकते हैं, राइट। तो मॉडर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखने वाले इस चैप्टर के अंदर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और अराउंड अस प्योर वाला जो चैप्टर है, सेकंड वाला चैप्टर, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम मैटर की। क्लियर है बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो चलो भैया आ जाओ आगे। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर्स होते हैं ना, मैटर्स वो किससे बनते हैं, वो पार्टिकल्स से बनते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलके बनते हैं मैटर्स। क्या बात समझ में आ गई? जो एक तरह से, एक सेकंड बेटा, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो, तो जो मैटर होते हैं वो एक तरह से किससे बनते हैं, मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं, छोटे 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 पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से मिलके बनते हैं। कोई भी मैटर को अगर आप देखोगे, बहुत छोटे छोटे उन पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे ना, तो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, राइट। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस में पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेयर है, तो चेयर को अगर आप देखोगे, चेयर के जो चेयर्स जो बनी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, चेयर्स पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, राइट। तो मैटर जो होता है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर्स जो होते हैं, जितने भी मैटर्स आप आसपास देख रहे हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो, मुझे भी देख लो, तो ये सब पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो ऑल मैटर्स जो कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए, कांट बी सीन विद नेकेड आइज, है ना, हम उसको एक ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना होगा, माइक्रोस्कोप भी फेल है उसके सामने, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। चलो, अब कैसे पता चलेगा सर कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए, कैसे आप कह सकते हो सर, इसका रीजन दो। इसका रीजन है मेरे पास में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लो भैया यहां पर एक बीकर जिसके अंदर आपने पानी लिया, उस पानी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलाना है सॉल्ट। सॉल्ट कितना होता है, सॉल्ट के आपने क्रिस्टल्स देखे, बिल्कुल छोटे 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 से पार्टिकल्स होते, छोटे छोटे। आप उस सॉल्ट को पानी में डाल दोगे, फिर स्टिर करोगे, हिलाओगे, कुछ टाइम बाद में सॉल्ट और पानी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कुल मिला के सॉल्ट जो है ना वो पानी में क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? इससे क्या पता चला कि यार जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो गए। तो यहां से एक चीज पता चल रही है ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 छोटे। एक सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है ना, एक सॉल्ट का पार्टिकल्स अगर मैं उठा भी नहीं पाऊंगा, पहली बात तो जब सॉल्ट को उठाऊंगा ना तो उसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे। क्लियर है, बहुत सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो एक क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर सॉल्ट का एक क्रिस्टल उठाने की मैंने कोशिश करी, उठा नहीं पाऊंगा वैसे, लेकिन अगर उठाने की कोशिश भी करी तो उसके अंदर एक सॉल्ट के क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? तो यहां से इस एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। क्लियर है बात? यस और नो? चलो भैया, ऐसे ही हम यहाँ पर ड्रॉप देख लेते हैं। वाटर की एक ड्रॉप ली मैंने, इस वाटर की ड्रॉप के अंदर भी देखा ये वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हमने देखा कि वाटर जो है इसके पार्टिकल्स को देखने की हमने कोशिश करी, तो यार एक ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स नजर आए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। आप सोचो एक ड्रॉप के अंदर, तो वाटर तो हम इतना सारा वाटर लेते हैं, राइट, पीने के लिए हम इतना पानी लेते हैं, तो उसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है आप सोचिए। तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है कोई भी मैटर। क्लियर है बात? चलो, हाउ स्मॉल, अब एक क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही होगी, यार कितने स्मॉल्स होते हैं पार्टिकल्स, अगर ये चीज पता चल जाए अपने को कि यार कितने छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं तो कितना मजा आ जाएगा। तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इसका पता लगाने के लिए वापस से एक चीज करते हैं, कोशिश करते समझने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो शुगर क्रिस्टल्स है, शुगर क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स आप देखोगे तो शुगर क्रिस्टल्स, एक क्रिस्टल्स अगर आप लोगे तो एक क्रिस्टल्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक क्रिस्टल के अंदर, एक शुगर क्रिस्टल के अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स यहां पर होते हैं। जैसे सॉल्ट में था वैसे आप शुगर को आप देखते होंगे, शुगर को आप मिक्स करते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में वाटर है, वाटर के अंदर आपने शुगर मिक्स किया, फटाफट से मिक्स हो जाता है, राइट, फटाफट से मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि इस वाटर के अंदर भी शुगर थी क्या, या मिल्क के अंदर भी शुगर थी क्या, पता ही नहीं चलता है, राइट। तो एक तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स। तो इससे पता चलता है कि हाँ यार पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक तरह से क्या है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ये लेंगे, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से हम कोशिश करेंगे समझने की कि भैया मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इस एक्टिविटीज को कोशिश करना समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। देखो ये हमने क्या लिया, वाटर लिया, सिंपल वाटर लिया, सिंपल बिल्कुल प्लेन वाटर है, ये प्लेन वाटर लिया, 100 मिलीलीटर यहां पर मैंने वाटर लिया। क्लियर है? अब उसके अंदर 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर मैंने टोटल नंबर ऑफ बीकर्स कितने लिए, 1 2 3 4 5, 5 बीकर्स मैंने ले लिए। इसके अंदर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने डाला पोटेशियम परमैंगनेट। कितना पोटेशियम परमैंगनेट डाला, 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मैंने डाला। जैसे मैंने इसके अंदर 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मैंने इसके अंदर क्या करा, डाला, तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ऑब्वियसली बात है, कलर चेंज होगा। तो एक तरह से पिंकिश कलर आ गया, इसका डार्क पिंक कलर यहां पर देखने को मिला है। मैंने पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही मैंने वाटर के अंदर यहां पर डाला है, ठीक है, ठीक है सर। तो इसके अंदर क्या हुआ भैया, कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, अब समझना मेरी बात। अब इसमें से, अब जो मेरा मेन पोटेशियम परमैंगनेट था ना वो नहीं, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर से पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अंदर से मैंने क्या निकाला, इसका सोल्यूशन निकाला, जो कि वाटर के अंदर मिल चुका है पोटेशियम परमैंगनेट और कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर से मैंने क्या निकाला, 10 ml का सोल्यूशन निकाला। उस 10 ml के सोल्यूशन को नेक्स्ट वाला जो प्लेन वाटर है, ये प्लेन वाटर है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये प्लेन वाटर है। इस नेक्स्ट वाले प्लेन वाटर के अंदर मैंने ये 10 ml का जो सोल्यूशन था वो डाला, जिसके अंदर वाटर अवेलेबल है, जिसके अंदर वाटर अवेलेबल। जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला तो इसका कलर भी चेंज हो गया और थोड़ा सा इससे लाइट पिंक हो गया, इससे लाइट पिंक हो गया, लेकिन कलर चेंज हुआ है, राइट। चलो भैया, इसके बाद में फिर मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट वाला बीकर है, जो ये वाला बीकर है, ये भी अभी प्लेन है, प्लेन वाटर है। इस प्लेन वाटर के अंदर भी मैंने क्या किया, अब की बार इसमें से ये थोड़ा लाइट हो गया, इसमें से थोड़ा सा 10 ml मैंने क्या निकाला, सोल्यूशन निकाला और मैंने इसके अंदर डाला। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि भैया इसका भी कलर चेंज हो गया, लेकिन हाँ इससे थोड़ा लाइट है, इससे थोड़ा लाइट, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस से लाइट होगा। चलो उसके बाद में फिर ये वाला बीकर भी हमारा प्लेन था, प्लेन वाटर था। अब इसके अंदर क्या किया हमने, इसमें डाला था, इसका कलर चेंज हो गया, फिर इसमें से सोल्यूशन निकाला, इसमें डाला, इसका भी कलर चेंज हो गया। इस तरीके से हम लेते जा रहे हैं और कलर चेंज होता जा रहा है। मतलब यहां डार्क पिंक था, ऑब्वियसली बात है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था और फिर उसके बाद में हम उसका सोल्यूशन, वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशंस को हम डालते जा रहे हैं, 10 ml 10 ml 10 ml। तो पिंक, पिंकिश कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है। क्लियर? तो इससे क्या चीज पता चल रही है कि यार पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने छोटे छोटे से होते हैं, कितने छोटे छोटे से। हाँ, कलर छोड़ ही नहीं रहा है भैया, इसमें से इसमें निकाला, इसमें से इसमें निकाल रहा है, तो भी कलर जा नहीं रहा है यार, राइट। कलर चेंज होता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है, लाइट पिंक होता जा रहा है।
आ रही बात समझ में? इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि मैंने ड्रॉप डाली थी सिर्फ एक छोटी सी पोटेशियम परमैंगनेट की, और उसके बाद में तो भैया इसका सोल्यूशन ही मैं डालता जा रहा हूं, तो भी कलर चेंज दे रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी मैटर के बहुत 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 छोटे छोटे से होते हैं। क्लियर है? तो यहां से समझ में आ गया हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। आप सोच सकते हो, उस चीज को मैं बता तो नहीं सकता हूं आपको कि भैया पार्टिकल्स इतने छोटे से होते हैं, दिखा नहीं सकता, बट सोच सकते हो कि वास्तव में यार देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से समझने वाला है कि यार कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स मैटर्स। ठीक है, क्लियर है बात? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बता भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। नॉट विजिबल इवन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी मैं कोशिश करूंगा ना देखने की, नहीं दिखेगा। वन टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर कंटेन्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, राइट? जैसे कि शुगर के आपने क्रिस्टल से लिए, सॉल्ट के क्रिस्टल से लिए, एक क्रिस्टल के अंदर भी है ना, एक क्रिस्टल के अंदर सॉल्ट का या शुगर का मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंट देख सकते हो आप, डाइल्यूट हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, कलर चेंज होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, राइट? पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या बात कर रहे हो सर, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा? मतलब जो कोई मैटर है, मान के चलिए कोई भी चीज है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूल मैंने लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर सर पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली बात है, मैटर है वो, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर सर वो होंगे, ये ऐसे ऐसे होंगे सर। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं पार्टिकल्स। तो ये वाटर के, अगर मैंने ये वाटर का एक तरह से मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं यहां पर, वाटर मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स है, तो सर ये इस तरीके से होंगे। इसका मतलब है सर इसके बीच में स्पेस है। हाँ, इसके बीच में स्पेस होता है। मैटर के बीच में स्पेस होता है सर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल स्पेस होता है। मेरे प्यारे बच्चे, स्पेस होता है जब भी तो तू सॉल्ट को मिक्स कर पा रहा है वाटर के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्पेस होता है इसलिए तो तू शुगर को मिक्स कर पा रहा है वाटर के अंदर, मिल्क के अंदर शिकंजी बना पा रहा है। अगर स्पेस नहीं होता तो तू बना पाता? ये बता मुझे, है? नहीं बना पाता ना। क्लियर है बात, समझ में आ गई? इसका मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है सर, जब भी मैं ये सारी एक्टिविटीज कर पाता हूं। सीधी सी बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जैसे ही मैंने वाटर में एक शुगर ऐड किया और मिक्स किया, तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां शुगर है। वाटर दिखता भी है सब कुछ, पीने के बाद में पता चलेगा हाँ भैया ये तो शुगर वाला वाटर था। आई बात समझ में? पार्टिकल्स शुगर के मिक्स हो गए वाटर के पार्टिकल्स के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर शुगर के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, इसका मतलब है कि स्पेस तो था जब भी वो मिक्स हुए हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ आ गई सर, बात समझ में आ गई। तो पार्टिकल्स के बीच में ये चीज क्लियर हो गई कि स्पेस होता है ना? रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, यस। अलाउ मिक्सिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? मिक्सिंग आप कर पाते हो, जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया, वाटर एब्जॉर्बिंग स्पंज। स्पंज सबसे बेस्ट एग्जांपल है। स्पंज आपने देखा, स्पंज जो होता है ना उसको सॉलिड कंसीडर किया जाता है। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे अपन, कौन कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड कंसीडर किया जाता है इसको, स्पंज को ध्यान रखना। हालांकि ये कंप्रेसिबल है, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, पुश कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये सॉलिड है। बताओ क्यों सॉलिड है? क्योंकि इसके बीच में क्या होते हैं? स्मॉल 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 पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर इंसर्ट हो जाती है और एयर के बाद में उसके बाद में आप इसको कंप्रेस कर पाते हो। तो कुल मिला के ये एब्जॉर्ब कर लेता वाटर को। तो इसके बीच में क्या है? इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से वाटर इसके अंदर क्या हो जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, इस इमेज के थ्रू कोशिश करूं समझाने की, तो मान के चलिए कि ये बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला, तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, और इसके अंदर फिर मैंने शुगर डाल दी मान के चलो। तो जैसे मैंने शुगर डाली, कुछ टाइम बाद में शुगर बिल्कुल एक अच्छे पैटर्न में, एक अच्छे ऑर्गेनाइज फॉर्म में इसमें क्या हो गई? मिक्स हो गई, राइट? अब पता ही नहीं चलेगा कहां शुगर है और कहां वाटर है, मिक्स हो गया। तो कुल मिला के इसको कहते हैं डिफ्यूजन। कुल मिला के शुगर क्या हो गई? पूरी तरीके से यहां पर मिक्स हो गई, डिफ्यूज हो गई। तो एक तरह से ये डिफ्यूजन क्यों हुआ है? ये हुआ है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से। जब भी तो ये शुगर के पार्टिकल्स इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप सोचिए, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो शुगर के पार्टिकल्स कहां से वाटर के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाएंगे? सोचिए, आप सोचिए। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओहो सर,
जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। हाँ बेटा, भागते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। देख बताता हूं कैसे भागेंगे, देखना अभी, देखना तुम खुद कहोगे हाँ सर। ये दिख रही है इमेज, पार्टिकल्स जो है ना, ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये भाई साहब इधर उधर भाग रहे, खाट 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 खाट, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? अरे भाई तू स्प्रे करता ही नहीं करता है? हाँ, परफ्यूम लगाता है, डीओ लगाता है, तो फिर तू एक बात बता, डीओ जब लगाता है और डीओ लगा के तू जहां पर भी जाएगा वहां पे फ्रेग्रेंस फैलाएगा, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डीओ के पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे हैं ना इधर उधर, जब भी तो फ्रेग्रेंस आती है दूसरे लोगों को। हाँ बात तो सही है सर, बात बिल्कुल पॉइंट वाली कही है, बिल्कुल ऐसा होता है। अगरबत्ती जलाता है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती तूने एक रूम में जलाई है और पूरे घर में अगरबत्ती फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस हो जाती है, क्यों हो रही है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सब चीजें समझा दूंगा बेटा, चिंता नहीं करनी। तो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते, कॉन्स्टेंटली मूव, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने कंटेनर लिया है, बीकर लिए है, ठीक है, एक तरह से वाटर है जिसके अंदर हमने इंक डाली है ना, ब्लू कलर की हमने क्या डाली भैया, इसके अंदर इंक डाली। जैसे ही मैंने इंक डाली तो क्या हुआ, ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ एक तरह से, फिर थोड़ा और ज्यादा हुआ और फिर थोड़ी देर बाद में देखा कि इंक पूरे में फैल गई, डिफ्यूज हो गई। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है एक तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता ही है, इससे ये तो पता चल ही रहा है डिफ्यूज हो रहा है इसलिए। और एक चीज पता चल रही है कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हाँ, जो इसके पार्टिकल्स थे इनके कॉन्स्टेंटली मूव कर गए और मूव करते करते भाई साहब टक 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 फैल गए, अच्छे से फैल गए इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ गई? क्यों फैल गए? ये कुछ टाइम बाद में पूरा का पूरा इंटरमिक्स हो गया, पता ही नहीं चल रहा है भैया वाटर था क्या, कलरफुल हो चुका है। मतलब समझ में आ गई बात? बात ये समझ में आई है कि इसके जो पार्टिकल्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव किए और मूव करते 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 इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, ठीक। तो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली, एक तरह से रैंडम मोशन, दिस मोशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनका मोशन होता है ना वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है हीट अगर आपने दे दी फॉर एग्जांपल, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली बात है। अगर किसी चीज को हीट देते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज ही तो होगा, राइट? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये फटाफट मूव करने लग जाते हैं इनके पार्टिकल्स। हाँ सर, जैसा कि अगरबत्ती में होता है, अगरबत्ती ऐसे पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी फ्रेग्रेंस नहीं आती, जैसे ही आपने उसको हीट दी, जलाई, समझ गए? बस समझ गए, हीट देते ही भाई साहब खतरनाक मोशन में आ जाते हैं ये पार्टिकल्स। द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगरबत्ती का एग्जांपल, परफ्यूम का एग्जांपल देखिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी तक हमने क्या, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है और पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, अरे भैया आजा पास में, पास में आजा, पास में आजा। समझ गए मेरी बात? मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। आगे मेरी बात समझ में? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ध्यान से समझना, इस प्रॉपर्टी को भी अपन देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कैसे करते हैं ईच अदर, कैसे पता लगाए सर। देखो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, वो पास पास में आ जाता है। समझ गए मेरी बात? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट होती है। ये चीज अभी मैं बता देता हूं, स्टेट्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। सॉलिड के अंदर जो होता है ना पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, जिससे कि क्या होता है, बिल्कुल पास पास में इसके पार्टिकल्स होते हैं। देखो यहां पर देखो, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में, बिल्कुल पास पास में दिख रहा है। लिक्विड में देखो, लिक्विड में क्या होता है, थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली इससे क्या होता है हमारा, एक तरह से कम होता है, तो इसके पार्टिकल्स देखो थोड़े से दूर दूर है। और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो भाई साहब बहुत दूर 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 होते हैं, इसलिए तो हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस, कंप्रेस कर पाते हैं अपन, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, राइट? तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर 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 दूर, स्पेस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए भैया इसके पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसलिए कंप्रेसिबल होता है। तब फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? लेस इन लिक्विड, लिक्विड में बहुत कम होता है, और सबसे कम गैसेस में होता है, वीकेस्ट इन गैस। क्लियर है? चलो भैया,
इस चीज को समझने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। जैसे कि तुमने कभी सोचा होगा, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को एक कील देता हूं, मान के चलो लोहे की मैंने एक रॉड दे दी या कील दे दी मान के चलिए, और मैंने कहा भैया ले इसको ब्रेक करके दिखा। ब्रेक करके दिखा, हाथों से तो मुश्किल है उसको ब्रेक करना, लेकिन मैंने आपको दे दी एक हैमर, आपको हथौड़ा दे दिया और मैंने कहा ले भैया इसको ब्रेक करके दिखा। तुम तोड़ते रह जाओगे लेकिन वो कील टूटेगी नहीं। बोलो ऐसा होता है? मुड़ जाएगी, आप मोड़ दोगे उसको, लेकिन वो अनब्रेकेबल है, वो ब्रेक नहीं हो पाएगी तुमसे जब तक उसको काटोगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि यार उसके जो पार्टिकल्स है ना मेटल की, है ना, जो लोहे की चीज है, आयरन की जो नेल मैंने आपको दी है, उसके जो पार्टिकल्स है ना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो तोड़ मतलब छूट ही नहीं रहे, वो छूट नहीं रहे, तो इसकी वजह से वो अनब्रेकेबल है। लेकिन वही अगर मैंने चौक दी, फॉर एग्जाम्पल दोनों देखो सॉलिड है, चौक भी सॉलिड होती है और आयरन नेल भी सॉलिड होती है। अगर मैंने चौक दी उसकी जगह पे, चौक जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन चौक तोड़ने की जरूरत ही नहीं, चौक को मैं ऐसे गिराऊंगा ना उसमें वो टूट जाएगी, ब्रेकेबल होती है। क्यों? क्योंकि चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चौक के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, बहुत कम है, इसलिए वो बिना दम लगाए टूट जाती है। बस ये बात समझ में आ गई। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है। हालांकि है दोनों सॉलिड, आयरन नेल भी सॉलिड है, चौक भी सॉलिड है, लेकिन टूट रहा कौन है पहले? चौक। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो अट्रैक्ट, जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े से दूर दूर होंगे, ऑब्वियसली बात है। आयरन नेल में पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके हुए हैं, तोड़ना मुश्किल है उनके बंध को, लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत लूज होते हैं, ये कारण होता है। ठीक है, चलो अब समझ लेते थोड़ा डेंसिटी को, क्योंकि अभी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे अपन। तो डेंसिटी समझ लेते भैया, क्योंकि कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता डेंसिटी होता क्या है। अभी मैं बोलूंगा मास क्या होता है, चल बता वेट क्या होता है, पता ही नहीं होगा। तो डेंसिटी समझ लेते, डेंसिटी मतलब क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है? पर वॉल्यूम पे जितना मास है, ठीक है, इतनी वॉल्यूम पे इतना मास, उसको बोलते हैं डेंसिटी। सीधी सी बात है, डेंसिटी इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास उसको बोलेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास है उसको बोलेंगे डेंसिटी। सीधी सी बात है कि ये कितना डेंस है, कितना डेंस है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई। डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की अलग अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई सर, समझ में आ गई। देखो इस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा शहद, हनी, ठीक है, हनी की मेरे पास में 500 1 केजी, शायद 1 केजी का है, शायद 500 ग्राम है या 1 केजी ऐसा कुछ है, हाफ केजी मान लो, या 1 केजी की एक 1 केजी है शायद वो, हाँ 1 केजी की हनी की मेरे पास में एक बॉटल पड़ी है। बॉटल जो है ना वो इतनी छोटी सी है, ये इतनी छोटी सी बॉटल, इसके अंदर 1 केजी का क्या आ गया? हनी आ गया। बोलो, सोचो आप, 1 केजी हनी, किसे कहते हैं 1 केजी हनी भाई साहब, इसके अंदर आ गया, ठीक है। और इसी बॉटल के अंदर मैं अगर पानी करवाना चाहूं इंसर्ट 1 केजी, तो वो नहीं होगा। यही होता है डेंसिटी। जो शहद होता है ना वो भारी होता है बहुत ज्यादा, देखा होगा आपने। तो 1 केजी भी है ना वो इतने से में आ जाता है, लेकिन वही अगर 1 केजी वाटर इंसर्ट करवाना चाहूं इसी कंटेनर में, तो वो नहीं होगा। यहां से चीजें समझ में आ रही है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है पर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इसकी एक तरह से। मान के चलो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी चीजें आ सकती है, उसको बोलेंगे इस कंटेनर की वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के अंदर जितना मास आ सकता है, जितना मास होगा, है ना, जितना मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे, जितना मास होगा उसको ही बोलते हैं इसकी डेंसिटी। तो एक तरह से इसमें जो है वो मास क्या आ सकता है, इस वॉल्यूम पे इसका मास जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन वही वाटर जो है वो कम आएगा इसके अंदर, 1 केजी आ ही नहीं सकता है इसके अंदर, मुश्किल से 200-250 ग्राम वाटर, मिलीलीटर वाटर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है उसका मास कम होगा। तो इसलिए डेंसिटी हमारी किसकी होती है ज्यादा? शहद की, हनी की, शहद हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी मतलब मैंने आपको समझा दिया, कई बच्चों को पता नहीं होता डेंसिटी मतलब। तो डेंसिटी मतलब समझ गए, पर यूनिट वॉल्यूम पे हमारा क्या होता है, मास होता है ना, उसको बोलते हैं डेंसिटी। सीधी सी बात है। जो इसकी डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? तो देखो सबसे पहली बात, मास, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब मीटर, क्यूबिक मीटर। तो एक तरह से इससे पता चल रहा है कि डेंसिटी की जो वॉल्यूम होगी, सॉरी यूनिट होगी, वो केजी पर मीटर क्यूब होगी। क्लियर? तो केजी पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी की वॉल्यूम होती है।
तो आयरन जैसे कि डेंसर होता है वुड से, वुड अगर आप लोगे वुड का टुकड़ा और उतना ही टुकड़ा आपने अगर आयरन का ले लिया तो आपने देखा गोल्ड, आपने देखा गोल्ड की इतनी सी बिस्किट होती है ना, बहुत भारी होती है, आप हाथ में उठाओगे ना और भाई साहब बहुत भारी है, इतनी सी बिस्किट लगेगा आपको इतना सा गोल्ड, लेकिन बहुत भारी होता है, ज्यादा डेंस होता है गोल्ड, राइट। ऐसे ही ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट डेंसिटी इज लेस देन वाटर। तो आपने देखा होगा ऑयल को देखा होगा, ऑयल जो है वो फ्लोट करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है ना ऑयल की वो कम होती है वाटर से, इसलिए वो उसके अंदर फ्लोट करता है, सिंक नहीं करता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कभी कभी आइस को, अभी मैं एक एग्जांपल भी लेके आया हूं कि आइस जो होता है वो क्यों एक तरह से फ्लोट करता है वाटर के अंदर, राइट, क्योंकि वो आइस जो होता है वो लेस डेंस होता है वाटर से, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो आइस को भी आपने देखा होगा, आइस क्यूब आपने देखे होंगे, तो वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ना कि सिंक करते हैं। तो उसका भी रीजन यही है, डेंसिटी कम होती है। क्लियर है? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, हायर डेंसिटी पार्टिकल्स पैक क्लोजली, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा डेंसर है, तो डेंस मतलब ज्यादा डेंस है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में ज्यादा है, तो पार्टिकल्स पैक्ड क्लोजली। सॉलिड्स की जो होती है हाईएस्ट डेंसिटी होती है, अगर तीनों स्टेट्स को अगर हम देखें, लिक्विड की थोड़ी मॉडरेट होती है, गैस की डेंसिटी तो बहुत 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 कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है इसके, राइट, दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए इसकी लोएस्ट। क्लियर है? चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इस चीज को भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मतलब फॉर एग्जांपल फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है ना, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो वही एक एनर्जी को पोज कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात कि ये जब मोशन में है, जब कोई चीज मोशन में होती है और उस टाइम पे जो एनर्जी पोज होती है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात, कितनी एनर्जी इसने बनाई। तो एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, किसी भी बॉडी द्वारा मोशन के टाइम पे जो एनर्जी पोज होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो ये फिजिक्स आ गई थोड़ी सी, मैंने ऐसे ही डाल दिया है एक्चुअली में, काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट है। अभी काइनेटिक एनर्जी के मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इस चीज को भी बताऊंगा, इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक पूरा सा थोड़ा सा डाल दिया कि भैया काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कार चल रही है, तो ये कार मोशन में, तो कार ने कितना काम किया, एक तरह से कितनी एनर्जी पोस्ट करी है मोशन के टाइम पे, खड़ी नहीं, रेस्ट पे है जब नहीं, जितना चलिए, तो इस टाइम पे कितनी इसने एनर्जी पोस्ट की है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ऐसे रिवर चल रही है, रिवर मोशन में है, तो कितनी एनर्जी पोस्ट करी है। फैन चल रहा है ना, एथलीट दौड़ रहा है, तो इस टाइम पे इसने कितनी एनर्जी पोस्ट करी है, ठीक है, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एम जो होता है यहाँ पर मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, और वी क्या होता है, वी होती है वेलोसिटी, स्पीड जिसे हम कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी दिया हुआ होता है, राइट, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिजिक्स पढ़ेंगे जब समझ में आएगी जी। चलो बात समझ में आ गई। तो मूविंग कार, फ्लोइंग रिवर, ये आपको मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो इस टाइम पे ये जो एनर्जी को पोस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक तरह से काइनेटिक एनर्जी। आप समझना, जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वो किसके पे कर रही है, ये कई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है एक तो मास पे और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर पे। तो मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट होगा, फॉर एग्जांपल फैन बहुत फास्ट 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 चल रहा है, तो ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा हवा दे रहा है, तो इस टाइम पे इसने एनर्जी ज्यादा पोस्ट करी है। तो कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी जो होती है, फास्टर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट फास्ट होगा, कार फास्ट चल रही है, एथलीट फास्ट दौड़ रहा है, तो उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा पोस्ट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब फास्टर ऑब्जेक्ट मोर काइनेटिक एनर्जी। और फॉर एग्जांपल अगर कार पड़ी है, बस खड़ी है, रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, राइट। तो अगर एट रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, सीधी सी बात। क्लियर है बात, ऑब्वियसली बात है, इस चीज को समझो। देखो अगर v जीरो मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल कोई चीज वेलोसिटी अगर जीरो है रेस्ट पे, तो v अगर मैंने जीरो रख दिया और जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। हाफ इंटू एम से कोई मतलब ही नहीं, मास से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो मास चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है यहां पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव। देखो समझना, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगा, राइज लिखा हुआ है, बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे मूव क्या करेंगे। अरे अगरबत्ती वाला एग्जांपल ले लेना यार, अगरबत्ती को जैसे ही जलाई, टेम्परेचर दिया, हीट दी, हीट दी मतलब इंक्रीज किया टेम्परेचर, क्या हुआ, पार्टिकल्स मूव किए फास्टर या नहीं किए, करे फास्टर, हाँ। तो बिल्कुल पार्टिकल्स मूव फास्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है यार, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही यार, टेम्परेचर हीट देते ही भैया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंक करी थी, पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल लिया था, वाटर के अंदर मैंने इंक मिक्स करी थी, कुछ टाइम बाद में वो डिफ्यूज हो गई। कुल मिला के इंटरमिक्सिंग, डिफ्यूजन मतलब होता है इंटरमिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट, उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से तो ज्यादा ही होती है लिक्विड के अंदर, ऑब्वियसली बात है ना। सॉलिड जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिफ्यूजन, देखो सॉलिड में कहां पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड होते थे ना पहले, व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंक से अपन लिख देते थे या चौक से लिख देते हैं। अब कुछ टाइम बाद में आपने नहीं मिटाया, फॉर एग्जांपल मार्कर से नहीं मिटाया, मार्कर से आपने लिखा मान के चलो, और कुछ टाइम तक नहीं मिटाया, फिर उसके बाद में मिटाते हो आप, तो वो क्या होता है, उसका मार्कर का आपने देखा होगा छप जाता है उस पर, अच्छे से इरेज नहीं हो पाता है, राइट। आपने ये चीज नोटिस करी होगी। क्या हो गया, वो एक तरह से क्या था, बोर्ड था ना, व्हाइट बोर्ड, उसके अंदर वो मार्कर की जो इंक थी ना, वो एक तरह से क्या हो गई, उसमें डिफ्यूज्ड हो गई, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई, मतलब इंटरमिक्स हो गए पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफ्यूजन है। समझ गए यार तुम बहुत। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में ज्यादा होती है सॉलिड से, ऑब्वियसली बात है, सॉलिड में डिफ्यूजन होने में टाइम लगता है, बट लिक्विड में तो फटाफट हो जाएगी। मोर, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट, कौन सी स्टेट में, अरे भैया गैस में सबसे फास्ट होती है, सबसे फास्ट, क्योंकि क्योंकि देखो गैस में क्यों फास्ट होती है, पार्टिकल्स दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है सर, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, गैस में रैंडमली मोशन में होते हैं, आराम से जल्दी से मिक्स हो जाती है गैस के पार्टिकल्स, फटाफट होती है। व्हाई कैन यू ब्रेक चॉक बट नॉट आयरन, इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था, क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ आयरन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होता है इस कंपैरेटिवली चॉक, ठीक है, जो चॉक के अंदर होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है कंपैरेटिवली आयरन की। इसलिए भैया जो हमारी आयरन होती है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अनब्रेकेबल होता है, जबकि चॉक जो होती है वो ब्रेकेबल होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। ये इसका रीजन है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक तरह से यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, घबराना मत, ये असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ गए तुम, समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, छोटे से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है ये छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से छोटे से बड़ा। आगे बात समझ में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है यार, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, फिर गैस में सबसे कम। तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे कम होता है, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में होगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये होगा। तो आप देख लो, सबसे पहले गैस कहां पर आ रहा है, वाटर लिक्विड है, सॉल्ट एक तरह से सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, शुगर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात, समझ गए होंगे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द फॉलोइंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां पर देखो ये साइन लगा हुआ है, तो इस साइन से पहचानो कि ये मैक्सिमम है, ये कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन मतलब गैस में कम होता है, सही बात कह रहा है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सॉलिड में होता है। ये तो बात सही है, हमने लिखा भी था अभी, तो ऑप्शन ए तो सही है। इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मतलब जो स्पेस है कुल मिला के, तो गैसेस में स्पेस ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है गैस कंपैरेटिवली, और सॉलिड में सबसे कम होता है। बात बिल्कुल सही करिए, ये भी सही है। डिफ्यूजन प्रोसेस गैस में फास्ट होता है, सही है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में, ये भी सही है। मतलब डी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखे तो ये गैस है, हाइड्रोजन में सबसे काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस के अंदर क्या होगी, गैस के पार्टिकल्स फटाफट इधर उधर मूव करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ये तो बात सही करा। हनी और फिर वाटर, देखो हनी जो होता है ना वो इधर आएगा, क्यों, क्योंकि वाटर से ज्यादा है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वाटर इधर आएगा, हालांकि दोनों लिक्विड स्टेट हैं, लेकिन हनी बाद में आएगा, यहीं पे ट्रैप हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन जो है गैस है, वो तो पता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो गैस में है ऑब्वियसली बात है ज्यादा होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं आराम से इजीली, स्पेस ज्यादा होता है। वाटर इधर आएगा, हनी इधर आएगा। हनी जो है
वो डेंस होता है वाटर से ज्यादा, तो वो इधर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अब पढ़ लेते हैं। एक सेकंड में पानी पी लेता हूं यार, प्यास लग रही है। चलो भैया आ जाओ, अब समझना मेरी बात को बहुत ज्यादा। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स होती है मैटर की? कोई भी मैटर है ना, कोई भी मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, 3 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। या तो वो चीज सॉलिड होगी, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये बोर्ड है, लैपटॉप पड़ा है, कैमरा है, ये सारी चीजें सॉलिड है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चेयर है, अलमारी है, सब कुछ सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड होगी। या फिर हो सकती है लिक्विड हो। लिक्विड मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर अपन पीते ही है ना, कोई भी चीज है लिक्विड फॉर्म में, जैसे मिल्क है, ये सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में है, तो ये भी मैटर है, तो लिक्विड फॉर्म में है। या फिर हमारे आसपास जैसे एयर है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस है, गैसेस फॉर्म में। ये 3 स्टेट्स में ही आपको कोई भी मैटर आपको नजर आएगा। तो 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे बात समझ। अब सॉलिड के अंदर आपने देखा होगा इसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है। लिक्विड के अंदर थोड़ा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, गैस के अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होता है, गैस में तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बीच में स्पेस जो ज्यादा होता है इस वजह से। ठीक है, चलो, तो जो मैटर की स्टेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सॉलिड जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक है, शुगर, ब्रिक्स, आयरन, ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड वाटर, मिल्क, ऑयल, जितनी भी आप देखते हो, जूस वूस। गैसेस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब गैसेस। समझा चुका हूं मैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सॉलिड। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सॉलिड जो होता है वो किस शेप में होता है, इनके शेप्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं या नहीं होते, डिफाइनेड शेप होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है भैया सॉलिड? तो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसका शेप जो है ना वो फिक्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर उठा लो, इस मार्कर को कुछ कर सकता हूं मैं, इसकी शेप चेंज कर सकता हूं? नहीं, सॉलिड है ये। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसके पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसको, बहुत ज्यादा रिजिड है ये, राइट, रिजिड मींस कठोर, तो इसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकता। तो कुल मिला के फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये, हाँ ये स्पंज है, तो सर इसका तो शेप चेंज कर देता हूं मैं, इसको तो ऐसा करके पुश करके, मतलब ये तो ज्यादा रिजिड नहीं है सर, जबकि सॉलिड तो रिजिड होते हैं। क्यों रिजिड नहीं है? इसका कारण है क्योंकि इसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से एयर इंसर्ट हो जाती है और फिर उसको आप पुश कर लेते हो। हालांकि है ये सॉलिड ही, इसको कंसिडर किया जाता है सॉलिड, सॉलिड ही है ये। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर जगह यार। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के अंदर, ऑब्वियसली बात है। जैसे ये वुड है तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऑब्वियसली बात, कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इसको करके दिखाओ तुम, हिम्मत है तुम्हारी? हाँ, वेरी लो फ्लूइडिटी, अगर मैं इसको फैलाने की कोशिश करूंगा, ले भैया फैल जा, फैल जाएगी क्या? फ्लूइड, फ्लूइडिटी मींस होता है, ये एक नेचर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये फ्लूइड नहीं करते, ये फैलते नहीं। ठीक है, ऐसे ये कार है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये पेन दिख रहा है, ये है, सब सॉलिड है भैया। क्यों? ये आइस दिख रहा है, ये आइस, इस आइस के अगर हम पार्टिकल्स देखें तो कैसे हैं ये पार्टिकल्स? बिल्कुल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा है। ठीक है, टाइटली पैक्ड है। कुल मिला के ये होता है हमारा सॉलिड। लिक्विड, अब आपने देखा होगा आइस को मेल्ट कर दिया, अभी हम देखेंगे भी सही, आइस को मेल्ट करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो इसके जो क्या है, पार्टिकल्स जो है वो फैल गए, पार्टिकल्स जो हो गए वो दूर 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 हो गए, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। तो नो फिक्स शेप, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को अगर मैं किसी भी कंटेनर में डालूंगा तो ये उसी का ही शेप ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इस लिक्विड को इसमें डाला तो ये ऐसे ले लिया, इसका ही शेप ले लिया। इस लिक्विड को मैंने इसमें डाला, ग्लास में, पहले बोल में डाला तो बोल का शेप ले लिया, ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लिया। तो लिक्विड एक तरह से इसका कोई डिफाइनेड शेप नहीं होता है, नो फिक्स शेप, टेक्स्ट शेप ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम जो होती है वो इसकी फिक्स होती है ना, वॉल्यूम मींस होती है कैपेसिटी, तो वॉल्यूम लिक्विड की ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड होगी। पार्टिकल्स लूजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से क्लोज नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। क्यों लूजली पैक्ड होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स है इनके बीच में गैप होता है। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम, मिनिमम मतलब मॉडरेट मींस बिल्कुल मीडियम लेवल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। कैन फ्लो, फ्लूइड होती है, फ्लूइडिटी,
फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी मतलब ये फ्लो कर सकते हैं। स्लाइटली कंप्रेसिबल, यस ये कंप्रेसिबल भी होते हैं, कंप्रेस आप कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट, गैस। गैस आपने देखी होगी हमारे आसपास, ये देखो मैं हाथ वाथ हिला पा रहा हूं, यहाँ पे गैस है, सब टाइप की गैस अवेलेबल है, लेकिन हाथ मूव हो रहा है मेरा, राइट, है ना। ऐसे ही अगर मैं मान के चलो कोई वुड का टुकड़ा लिया और उस पर हाथ चलाने की कोशिश करूं, चीरने की कोशिश करूं, चीर दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको चीरने की मैंने कोशिश करी तो मैं चिर जाऊंगा अच्छे से, राइट, लेकिन वो नहीं होगा, है ना। लिक्विड को आपने देखा होगा, लिक्विड में वाटर को आपने काटने की कोशिश करी, लेकिन वो वापस से ज्वाइन हो जाता है, कटता नहीं है वाटर, राइट। लेकिन वहीं अगर ये यहाँ पर गैस है तो ये देखो मैं अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूँ। अगर आप अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करोगे वाटर के अंदर तो थोड़ा टाइम लगेगा, कर लोगे मूव कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखा होगा आपने थोड़ा सा, आपको क्या लगता है जब आप स्विमिंग करते हो, लगता है थोड़ा सा पुश करना पड़ता है आपको, राइट। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर एफर्ट्स मारने की जरूरत होती है, यहाँ पे एफर्ट्स मारना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं मारना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर 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 होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, जिसकी वजह से मैं इजीली अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूँ, राइट। पार्टिकल्स आप देख रहे हो गैस के कितने दूर 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 है। नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, तो गैस की जो वॉल्यूम होती है फिक्स नहीं होती है, ना ही शेप फिक्स होता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे ये पूरा फिल कर लेंगे उस कंटेनर को। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा मैंने लिया कोई कंटेनर और उसके अंदर मैंने इतनी सी गैस डाली, तो ये पूरे कंटेनर को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, फिल एंटाइट्स कंटेनर, राइट, उसी का ही शेप ले लेते हो। तो पार्टिकल्स फार अपार्ट, पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वेरी वीक फोर्स, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, बिल्कुल गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आपने देखी होगी, गैस को लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करा, मतलब गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बताओ कैसे करके, कंप्रेस करके, राइट, वो अभी हम देखेंगे सही। तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, फ्लो इजीली, बिल्कुल फ्लो करती है गैस को, अगर आप छोड़ दोगे यहाँ पे फ्लो ही तो कर रही, फैल जाती, फ्लोज इजीली, फिल्स एंटायर कंटेनर, पूरा कंटेनर का शेप ले लेती है, जिस भी कंटेनर में डालोगे पूरा उस कंटेनर का ये शेप ले लेती है, फिल्स कंटेनर। व्हाई डज आइस फ्लोट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कि यार जो आइस होती है तो सॉलिड होती है, और सॉलिड तो वाटर के अंदर डूब जाना चाहिए, क्योंकि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है लिक्विड से। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो ये चीजें, ये थ्योरी ही एक तरह से उल्टी साबित हो रही है, राइट। तो इसका कारण क्या है कि जो आइस होती है ना, आइस मानते आइस जो है वो सॉलिड है, लेकिन आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक होने की वजह से इनके बीच में जो होता है ना ओपन हेक्सागोनल, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीच में एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। और एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। सर वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, ये कैसे सर? अरे भैया डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, नहीं पढ़ा क्या? तो डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम अगर होता है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, मतलब डेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है वॉल्यूम की। तो अगर वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा, और वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो बर्फ के केस में क्या होता है, आइस के केस में ये होता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है वाटर से, इसलिए वाटर पे वो फ्लोट करता है ना कि सिंक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितनी होती है? आइस इज अप्रोक्सीमेटली 9% लेस डेंस देन द लिक्विड। सोचो लिक्विड वाटर जो होता है ना उससे 9% लेस डेंस होती है। देख लेते हैं, वाटर की डेंसिटी होती है अप्रोक्स 1, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट होती है डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम भी होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है 1। और आइस की होती है 0.92 अप्रोक्स, हो गया ना, देखो 9%, 9% लेस डेंस होती है आइस की डेंसिटी वाटर, ध्यान रखना होगा। डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर, अब स्टेट्स देख लेते हैं मैटर की, कौन कौन सी स्टेट्स होती है, पता है सॉलिड लिक्विड गैस होती है, इनके बीच में डिफरेंस को जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंसेस होते हैं, वहां लगे अपन ने सॉलिड लिक्विड गैसेस की पूरी प्रॉपर्टीज तो अपन ने देख ही ली है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इन चीजों को भी समझ लेते हैं। देखो मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड का मास जो होता है, मास, मास मतलब क्या होता है? देखो कई बच्चों को है ना एक कंफ्यूजन होता है, मास, सर मास समझ में नहीं आता, मास क्या होता है? ये मास ये वाला मास, सर ये वाला मास, ये समझ ले भैया, यही मास। मास मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो, मास मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, और मैं बहुत इजी,
क्योंकि मास जो होता है ना वो देखो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो, मैं आज आपको प्रैक्टिकल चीज करके बताऊंगा मास कि मास क्या होता है। समझना, मास बताऊं क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वुड का टुकड़ा लिया और उस वुड के टुकड़े को, वुड लिया मैंने एक तरह से लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस लकड़ी के टुकड़े को एक मशीन में मैंने एक तरह से पीस दिया अच्छे से। क्या कर दिया, मशीन में उसको पीस दिया। जब उसको मैं पीस दूंगा तो पाउडर निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, उस लकड़ी का पाउडर निकलेगा। अब वो जो पाउडर है ना, वो पाउडर के अंदर भी, वो पाउडर एक तरह से क्रिस्टल्स है, उस क्रिस्टल के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे। मैंने कहा ना, एक क्रिस्टल के अंदर भी बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सॉल्ट का क्रिस्टल होगा तो सॉल्ट के क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जो पार्टिकल्स है वो कितने पार्टिकल्स है, वही होता है मास। सीधी सी बात है, टोटल जो पार्टिकल्स है ना, जितना भी टोटल पार्टिकल्स है वो होता है मास, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अगर मास निकालना है तो मास मतलब टोटल पार्टिकल्स। सीधी सी बात है, अब समझ गए तुम कुल मिला के। तो मतलब अगर कोई मैंने वुड का टुकड़ा रखा या ये पेन रखा तो ये पेन का मास क्या होगा, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल्स है, इसको चूरा वूरा कर दो, फिर एक क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, वो इस पेन का क्या है, मास है। बात समझ में आ गई। मास की जो यूनिट होती है वो होती है वेट। समझ गए, मास की जो, सॉरी वेट क्या, मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ध्यान रखना, मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है, तो मास जो होता है सॉलिड का वो बिल्कुल एक फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा फिक्स्ड। ठीक है, और मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे चेंज नहीं होगा मास, जबकि वेट चेंज होता रहता है, क्योंकि वेट के ऊपर क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका चेंज होता रहता है। ठीक है, फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वेट तो चेंज होता रहेगा हर जगह, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वेट हर एक चीज का चेंज होता रहता है, लेकिन मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के जो मास होता है सॉलिड का वो डिफाइनाइट है, फिक्स्ड है, जबकि लिक्विड का डिफाइनाइट है और गैस का भी डिफाइनाइट है। तो सबके मास तो फिक्स होंगे, मैंने आपको बताया मास जो होता है वो फिक्स रहता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भी वो फिक्स ही रहेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आप कहीं पे भी चल जाओ मास सेम। शेप, सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स्ड है, डिफाइनाइट है। लिक्विड का जिस भी कंटेनर में डालोगे उसके अकॉर्डिंग शेप ले लेता है, तो एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, और गैस एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, ये पूरे एंटायर कर लेता है, फीस जो शेप है किसी भी कंटेनर का शेप है उसको पूरा एंटायरली फिल्स कर लेता है। वॉल्यूम, सॉलिड जो है, सॉलिड की वॉल्यूम जो होती है वो कैसी होती है, डिफाइनाइट होती है, फिक्स होती है ना। लिक्विड की वॉल्यूम डिफाइनाइट होती है, गैस की डिफाइनाइट होती है। क्यों गैस की वॉल्यूम डिफाइनाइट क्यों, क्योंकि जिस भी कंटेनर में जाएगा वो उसकी पूरी को ले लेगा, तो कुल मिला के इसकी गैस की डिफाइनाइट होती है, बाकी इनकी डिफाइनाइट। कंप्रेसिबल, जो गैस होती है वो तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड को आप कंप्रेस कर नहीं सकते, इसको कोशिश करूंगा ना, नहीं कर पाऊंगा, तो नॉट पॉसिबल। लिक्विड को यस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लूइड करते क्या, नहीं करते, नॉट पॉसिबल। लिक्विड बिल्कुल यार, फैलाऊंगा तो फैल जाएंगे, कैन फ्लो, गैस भी फ्लो। रिजिडिटी, रिजिडिटी मींस होता है कठोरता, तो सॉलिड बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड, रिजिड मींस हार्ड, हाईली रिजिड। लिक्विड जो होता है वो लेस रिजिड होता है, गैस तो बहुत कम, नॉट रिजिड। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस सबसे फास्ट किसमें होती है, मैंने बताई थी गैस। स्लो किसमें होती है, सॉलिड के अंदर, ब्लैक बोर्ड वाला एग्जांपल दिया था, व्हाइट बोर्ड वाला। और लिक्विड के अंदर थोड़ी फास्ट होती है, सबसे ज्यादा फास्ट होती है गैस। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यहाँ पर स्पेस जो होता है सॉलिड के अंदर वो कम होता है, तो मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं तो स्पेस कम होता है। इसमें लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली, और इसमें लीस्ट क्लोजली पैक होता है तो इसमें स्पेस ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, डिफाइनाइट होता है, स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड, और इसके अंदर तो भैया बहुत कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कम होता है कुल मिला के। चलो, अब डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन मतलब मैं आपको वैसे बता चुका हूं, लेकिन आपके सामने स्लाइड्स लिया है जिससे कि आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओ डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो, डिफ्यूजन द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस, मैंने आपको बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेंडमली मोशन करके एक तरह से डिफ्यूज, यहाँ पर आप देख सकते हो इंक मैंने डाली, एक वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने इंक डाल दी, राइट, और एक तरह से कुछ टाइम बाद में ये देखो यहाँ पर, और फिर ऐसे फैल रहा है, और फिर धीरे धीरे, कुल मिला के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, और एक तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पर हो गई। पता ही नहीं चल रहा है वाटर है या क्या है भैया, कलरफुल चीज दिख रही है हमारे।
स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम, अगर मैंने स्प्रेड इन अ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्रे किया रूम के अंदर, तो पूरा एक तरह से क्या हो जाता है यहाँ पर, फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस हो जाती है, तो डिफ्यूजन हो गई। शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, पता ही नहीं चलता है ना, पीने के बाद में पता चलता है अरे भैया ये तो मीठा पानी है, समझ रहे हो, ऐसे पता नहीं चलता है। तो कुल मिला के डिजोल्व, तो डिफ्यूजन सॉलिड में क्या होती है, सबसे धीरे धीरे होती है, लिक्विड में थोड़ी फास्ट होती है कंपैरेटिवली, गैस में सबसे फास्ट होती है, तो डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे बिफोर डिफ्यूजन ये पार्टिकल्स अलग है, ये अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स है, ये अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स है ना। तो कुल मिला के डिफ्यूजन से पहले ऐसे थे पार्टिकल्स, और डिफ्यूजन होने के बाद में ये जो पार्टिकल्स है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स है, जैसे ये वाले डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं और ये वाले डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं। तो ये वाले जो है ब्लू वाले वो इसमें क्या हो गए, देखो अच्छे से मिल गए, मिक्स हो गए, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो पार्टिकल्स का मिक्स हो जाना उसको डिफ्यूजन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, अब देखो अपन ने स्टेट्स पढ़ी है, स्टेट्स कौन कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट्स होती है। इन तीनों स्टेट्स की क्या कन्वर्जन हम कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से क्या सर लिक्विड में जा सकते हैं, क्या सर लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, क्या सर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा सकते हैं, क्या स्टेट चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, हाँ कर सकते हैं। अरे यार करीबी है तुमने, क्यों घबरा रहे हो, बर्फ को नहीं करते हो क्या तुम, है आइस नहीं फ्रीज करते हो तुम कभी, बताओ, लिक्विड ही तो होता है वो, उसको फ्रीज करके सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो। तो क्या किया तुमने, टेम्परेचर चेंज करके तुमने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, हद है यार, नहीं करते हो तुम, करते हो ना ऐसा, बस वही चीज है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो कुल मिला के इंटर कन्वर्जन क्या, कि स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स को चेंज करना वो है। तो यहां पर अपन समझने वाले हैं द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। तो किसके थ्रू अपन कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके मतलब फॉर एग्जांपल लिक्विड है और आइस को फ्रीज करना है, अपने आइस बनानी है मान के चलो, तो लिक्विड को आप क्या कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, फ्रीज कर दो, टेम्परेचर कम कर रहा, तो वो क्या कर जाएगी, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। क्लियर, स्टेट चेंज हो गई ना, वाटर की स्टेट चेंज कर दिया अपने लिक्विड से सॉलिड में, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को भी करके, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, गैस होती है एलपीजी, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में कैसे हुई, तो उसको कंप्रेस किया गया, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस, तो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरह से कंप्रेस करके भी, प्रेशर देके भी एक तरह से स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब समझना, अगर मैं बर्फ को सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं, सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे, बनाओ, सॉलिड को मतलब बर्फ को अगर लिक्विड में कर दिया तो कैसे, मेल्ट, मेल्ट किया है मैंने, मेल्टिंग प्रोसेस, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। अगर लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस का मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल लिक्विड है और उसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, चला हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट बर्न कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं लिक्विड को, है ना, पानी को उबाल रहा हूं मतलब कुल मिला के, तो क्या हुआ, पानी वेपर फॉर्म में गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड से क्या हो गया, वेपराइज हो गया, गैस हो गई। उस प्रोसेस को बोलते हैं, लिक्विड से गैस अगर हो गई तो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन हो गई, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अगर सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड मींस बर्फ से आइस, मेल्टिंग प्रोसेस। अगर लिक्विड से सॉलिड जाऊंगा, फॉर एग्जांपल लिक्विड को मैंने फ्रीज कर दिया और सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, फ्रीजिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। क्या सर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या सर सॉलिड से डायरेक्ट गैस जा सकते हैं, हाँ जा सकता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस कैसे जाएंगे सर, क्या बात कर रहे हो, अरे जा सकते हो यार, क्यों नहीं जा सकते, सॉलिड से डायरेक्ट गैस कैसे जाते हैं पता है, पता है बता दूं, आपने देखा होगा नेप्थलीन बॉल्स देखी होगी, नेप्थलीन बॉल्स पड़ी रहती है, 30 दिन तक अगर उसने रख दिया तो वो वहां से गायब हो जाती है, क्या हुआ, नेप्थलीन बॉल्स जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। कैम्फर देखी होगी आपने, ड्राई आइस देखी होगी आपने, ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो देखी होगी, क्या हो जाती है वो कुछ टाइम बाद में खत्म, तो क्या हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है सॉलिड, बिल्कुल हो रही है सर, सही बात है, सॉलिड से गैस, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में होगी डायरेक्ट उसको बोलेंगे डिपोजिशन, राइट। और बाकी ये बता ही दिया, और गैस से लिक्विड में आएगी तो कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में तो उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, राइट। इस चीज को समझ लेते हैं, जैसे मेल्टिंग प्रोसेस होगा, मेल्टिंग या फ्यूजन आप बोल सकते हो,
तो मेल्टिंग प्रोसेस मतलब मेल्ट करना, है ना। बर्फ को, आइस को हमने मेल्ट कर दिया, मान के चलो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, मेल्टिंग प्रोसेस, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म। फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज करना, लिक्विड को जमाना, फ्रीज करना, बर्फ में कन्वर्ट करना। लिक्विड से सॉलिड फॉर्म मतलब वाटर टू आइस। इवेपोरेशन, जो मैंने आपको बताया, इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से गैस। ड्राइंग ऑफ फ्लोस, ड्राइंग ऑफ फ्लोस मतलब क्लोथ्स आप सुखा रहे हो, तो एक तरह से क्या हुआ, इवेपोरेट हो रही है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेट हो गया। बॉइलिंग, लिक्विड से गैस। ये सब चीजें देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट, व्हाट कॉजेस चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो चेंजेस, अगर स्टेट्स को चेंज करना है, मैटर की स्टेट को चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके, राइट। प्रेशर अगर आपने दे दिया उसको, तो भी आपकी स्टेट चेंज हो सकती है मैटर की, और टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर बढ़ा दो कम कर दो, तो उससे भी आपकी स्टेट चेंज हो सकती है। अभी अपन एक एक एग्जांपल देख के देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब समझते हैं, देखो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना मतलब हीट देना, कुल मिला के हीट, हीट की तरफ जा रहे हो। अगर टेम्परेचर कम करोगे, एसी में क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर कम ही तो करते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट, कूल कूल नजर आता है, बढ़ाओगे तो हीट की तरफ जाओगे। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो देखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आइस पड़ी है और आइस का टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, फॉर एग्जांपल उसको गर्मी में रख दिया, तो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो आइस से लिक्विड में हो रहा है, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हीट। अपन ने यहाँ पर दी है, हीट बढ़ाई है मतलब टेम्परेचर बढ़ाया है। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे फास्ट, पार्टिकल्स टूटेंगे, है ना। सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, ओवरकम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में इवेपोरेशन, बॉइलिंग। आपने देखा होगा लिक्विड को अगर हम बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हीट अपन ने दी इस केस में। तो कुल मिला के दोनों केसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। और स्टेट भी चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस, और लिक्विड से गैस जा रहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस। ऐसे ही अगर टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल कूल करूं, अगर टेम्परेचर यहाँ पे हीट दी थी, यहाँ कूलिंग देते हैं, तो गैस से लिक्विड जा सकता है। गैस से लिक्विड, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सर गैस से लिक्विड का एग्जांपल दो। देखो गैस से लिक्विड का एग्जांपल अगर हम दें, गैस से लिक्विड कौन सा होता है, कुछ पता है। गैस से लिक्विड अभी मैं दूंगा, चलो आप। लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग। लिक्विड से अगर सॉलिड करना है तो फ्रीज कर दो, तो वो एक तरह से कूलिंग देके हम यहाँ पर दे रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ डज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड चेंज ऑन अप्लाइंग हीट। अब यहां पर इस चीज को समझना, देखो ये है अपनी टेम्परेचर और ये हीट सप्लाइड, है ना। इधर जाऊंगा मैं, हीट दे रहा हूं, इधर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, यहां पर मैं एक लेटेंट हीट वाला आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है। देखो ये सॉलिड है अपना, सॉलिड मींस आइस है, और आइस एक तरह से, आइस को मैं हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो आइस को मैंने हीट दी, तो देखो ये आइस ही है अभी तक, ये आइस ही है, या आइस ही है, आइस ही है, और आइस से के बाद में ये मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस सिचुएशन पे मेल्ट होगी, एक मिनट, ये यहां पर इस सिचुएशन पे मेल्ट होना स्टार्ट हुई, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हुई, एक तरह से मेल्टिंग प्रोसेस हुई। आई बात समझ, ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। तो इस केस में क्या होता है, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। आप सोचोगे मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है सर, तो टेम्परेचर तो ये इंक्रीज होता जा रहा है, हीट सप्लाइड हो रही है, तो हीट सप्लाइड हो रही है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जब भी, कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी किसी की भी सब्सटेंस की स्टेट अगर चेंज हो, किसी भी मैटर की अगर स्टेट चेंज हो, तो उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। सॉलिड से देखो यहां से स्टार्ट हुआ, हीट दी, हीट दी, हीट देते जा रहे, हीट देते जा रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इस सिचुएशन पे आगे टेम्परेचर, और फिर यहां से ये आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई, और आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, धीरे 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 आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, आइस लिक्विड में, तो यहां तक हो गई ये पूरी कन्वर्ट। तो यहां से लेके यहां तक मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, तो यहां से लेके यहां तक जो इसका टेम्परेचर था वो कांस्टेंट है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट हुई है -5 डिग्री सेल्सियस पे, मान के चलो, है ना। आइस जो, सॉरी मेल्ट क्या होगी, -5 पे, आइस जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस पे है, और मेल्ट कितने पे होगी, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, मान के चलो। आइस जो हो रही है
वो मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कुल मिला के 0 डिग्री सेल्सियस से लेके यहां तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक वो मेल्ट पूरी तरीके से नहीं हो जाती। फिर उसके बाद में और अगर उसको फिर ये आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब लिक्विड के बाद में भी उसको हीट देते जा रहे तो लिक्विड से फिर किस में जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो अब यहां से लेके यहां तक लिक्विड ही था, फिर यहां से लेके यहां तक ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जो लिक्विड है ये क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपराइज हो रहा है। आ रही बात समझ? तो यहां से लेके यहां तक भी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखें। तो आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइजेस टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहां तक आ गया, -5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां तक आ गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हुई, कुल मिला के मेल्ट हो रहा है, कुल मिला के इसकी स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज हो रही है तो यहां तक पूरा प्रोसेस हुआ, मेल्टिंग पूरा प्रोसेस हुआ। तो यहां से लेके यहां तक 0 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसके बाद में क्या होगी, इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी मैटर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही वैक्स जो होती है उसकी अप्रोक्स 63 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होती है ना। लोहे को अगर पिघलाओगे, आयरन को, तो 1538 डिग्री सेल्सियस 1538 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, राइट। तो सबके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। तो मतलब एक टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट। कुल मिला के मेल्ट कर दिया, सॉलिड को उसने मेल्ट कर दिया, जितने मिनिमम टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगी उस टेम्परेचर को बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका मतलब समझ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, वो जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे एक तरह से, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है उसको हम बोलेंगे क्या, एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द होल सॉलिड मेल्ट्स। पूरा सॉलिड जब तक मेल्ट नहीं हो जाता है, चाहे वो बर्फ हो, बर्फ जब तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है मेल्ट होकर, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जिस पोजीशन से वो स्टार्ट हुई, मेल्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ और जब तक वो पूरा प्रोसेस हुआ, जब तक उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, बढ़ेगा नहीं मेल्टिंग पॉइंट। हीट सप्लाइड इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो हीट सप्लाई की जाती है, ठीक है, जिस टाइम पर हीट सप्लाइड इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर, फॉर एग्जांपल बर्फ को, आइस को अपन ने कन्वर्ट किया वाटर में, तो आइस में इंटरमोलिकुलर फोर्स है जब वो सॉलिड फॉर्म में है, तो एक तरह से क्या करता है, हीट सप्लाई की जाती है, इज यूज्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हमने सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो हीट सप्लाई की गई, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो टेम्परेचर जब बढ़ाया गया तो उस टाइम पे क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ। लेटेंट ऑफ फ्यूजन की वजह से क्या हुआ, ब्रेक हुआ उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, स्टेट चेंज हो गई। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग सब्सटेंस का डिफरेंट, जैसे कि ये, ठीक है। इस चीज को समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अभी अपन इसको पढ़ेंगे कौन कौन से लेटेंट हीट होती है, दो टाइप की होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई। हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को केल्विन में कैसे करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप। देखो अगर परफेक्ट वैल्यू देखें तो 273.15 होता है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू 273 आपको लेके चलनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो 273.15, लेकिन 273 कहते हैं कि 273 लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेल्सियस से केल्विन जा रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है 273, और अगर केल्विन से सेल्सियस आ रहे हो तो हमेशा माइनस करना है 273। सिंपल। केल्विन ऐसे याद रखो, केल्विन जो होता है वो बड़ा होता है, सेल्सियस जो होता है वो छोटा होता है। अगर केल्विन से सेल्सियस जा रहा हूं तो माइनस करेंगे, सेल्सियस से केल्विन मतलब सेल्सियस से केल्विन बड़े में जा रहा हूं तो प्लस करेंगे, बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब यहां पर देखो, जैसे 500 केल्विन है और 500 केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस छोटा होता है, तो 500 केल्विन को सेल्सियस में करना है, मतलब छोटी वैल्यू आएगी, मतलब क्या करेंगे 273 माइनस करेंगे। तो यहां पर आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो 500 में माइनस कर दो 273, तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में आएगा।
तो माइनस कर दो, 10 में से 3 लेस करेंगे 7, 9 में से 7 लेस करेंगे 2, इसने कैरी दी थी, 4 में से 2 गए 2, तो 227 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आएगा, सेल्सियस पे डिग्री आएगी हमेशा। अब यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, सेल्सियस से केल्विन जा रहे हैं मतलब बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं मतलब 273 प्लस करना है, तो 25 डिग्री 25 प्लस 273 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 7 8 9 298। और ध्यान रखना केल्विन में डिग्री विग्री नहीं लगती, सिर्फ 298 केल्विन ये लग, तो 298 यहां पर क्या आएगा, केल्विन आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। 273 आपको याद रखना है, अगर सेल्सियस से केल्विन जा रहे हो तो प्लस 273, केल्विन से सेल्सियस आ रहे हो तो माइनस 273। सिंपल, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ, अपन देख लेते हैं फ्यूजन और वेपराइजेशन, दो टाइप की लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट मतलब, लेटेंट मीन क्या होता है, लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, दिखेगी नहीं आप, छुपी हुई हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जब स्टेट चेंज होती है किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की, राइट, तो क्या होता है, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है और रिलीज हुई है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब अभी हमने क्वेश्चन किया था यहां पर यहां पे आ जाओ, तो आइस कन्वर्ट हो रही है किसमें, हमारी लिक्विड में, राइट। तो यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, हीट देते जा रहे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो गया, तो यहां से लेके यहां तक इंक्रीज होता गया। अब इसके बाद में यहां से आप देखोगे ना, यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब यू हो गया, कोई इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो मान के चलिए कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होती है, तो यहां से लेके यहां तक भले हीट दे रहे हो आप देखो, लेकिन यहां से लेके यहां तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती है आपकी बर्फ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से लेके यहां तक 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोलते हैं यहां से लेके यहां तक जो हीट दी गई है, जो हीट सप्लाइड की गई है, जब तक हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। हीट तो पूरी है लेकिन ये वाली छुपी हुई हीट है, ये हीट कोई काम ही नहीं कर रही है एक तरह से, लेटेंट हीट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, जो एब्जॉर्ब की गई है यहां पर हीट, या जो रिलीज की गई है हीट बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो लेटेंट हीट ये होता है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को, 1 किलो सॉलिड, 1 किलो एक तरह से सब्सटेंस मान लो, 1 किलो सॉलिड को चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब बर्फ को किसमें कन्वर्ट किया था, लिक्विड में। तो 1 केजी बर्फ अगर मैंने ले ली फॉर एग्जांपल, और 1 केजी बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि फ्यूज हो गई, फ्यूजन हुआ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब यहां पर आएगा वेपराइजेशन। 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, ठीक है। चलो, तो वाटर, यहां पर एग्जांपल जैसे आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो उस टाइम पे जितनी हीट एक तरह से एब्जॉर्ब हुई है उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। और अगर 1 किलोग्राम आइस कन्वर्ट हुई है लिक्विड के अंदर तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैस, वाटर से स्टीम बना, उसको बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से स्टीम, ठीक है। तो आइस जो होती है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर बॉयल होने लग जाता है, वाटर एक तरह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में, बॉयल होने लग जाता है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। अब सब्लिमेशन क्या है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। सब्लिमेशन मींस होता है कि जब आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, वैसे तो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट को चेंज करना चाहो डायरेक्ट सॉलिड से गैस,
डायरेक्ट सॉलिड से गैस, तो उसको बोलेंगे विदाउट बिकमिंग लिक्विड, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। जैसे कैम्फर आपने देखी होगी, ड्राई आइस आपने देखी, नेफ्थलीन बॉल्स देखिए कुछ टाइम बाद में गायब हो जाती है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सब्लिमेशन के एग्जांपल्स हैं। तो सॉलिड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधी सी बात है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल सब्लिमेशन के लिए ये वाला मैं मानता हूं, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं। आपने क्या लिया, एक तरह से बर्नर लिया और बर्नर के ऊपर लिखा आपने एक चाइना डिश यूटेंसिल्स आपने रखा, और चाइना डिश पे आपने रखी अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ले लिया। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को आप क्या करो, एक तरह से हीट दे रहे हो, बर्नर के थ्रू आप हीट दे रहे हो, और हीट दे रहे हो, इसके ऊपर मैंने लिख लिया एक तरह से क्या रखा, इन्वर्टेड फनल रख लिया, और इन्वर्टेड फनल के ऊपर ये यहां से कैपिंग कर दी मैंने, कॉटन प्लग मैंने कर दिया एक तरह से, ठीक है। और जब अमोनियम क्लोराइड को हीट दोगे, बर्न करोगे, तो क्या होगा, ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये एक तरह से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, मतलब सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। आप देखना ये कर भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरह से गैस में, आपकी स्कूल में भी करवाएंगे ये एक्टिविटीज, तो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें हो रहा है, गैस में कन्वर्ट। तो वेपर्स बनने लग जाती है अमोनियम क्लोराइड की, तो वेपराइज होने लग जाता है, गैस में कन्वर्ट होने। तो ये चीज यहां पर होती है, और इसके जो ये है ना कॉर्नर्स, जहां पर एक तरह से सॉलिड फॉर्म में ये सोडियम अमोनियम क्लोराइड की लेयर आ जाती है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अपन समझ गए, सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस भी जा सकते हो, सॉलिड से गैस अगर जा रहे हो तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड आ रहे हो तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ऐसे सॉलिड से अगर लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग कर दिया, और लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग कर दिया, और अगर लिक्विड से गैस, उसको बोलते हैं अपन इवेपोरेट, और गैस से उसको कंडेंसेशन। डिपोजिशन, तो डिपोजिशन क्या है, अभी मैंने एक तो सब्लिमेशन बताया, सब्लिमेशन में क्या करते हैं अपन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड आओगे तो डिपोजिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा, सबसे अच्छा आपने देखा होगा, ये देखो क्या हुआ, गाड़ियों के ऊपर बर्फ ही बर्फ जमा होगी, फ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट फॉर्म होगी, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट फॉर्म होना। आपने कुछ पेड़ों पे भी देखी होगी फ्रॉस्ट फॉर्म होते हुए, ठीक है, जहां पर ठंडक होती है ना थोड़ी सी, तो वहां पर फ्रॉस्ट फॉर्म हो जाती है। तो क्या होता है वहां पर, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, गैस जो होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट, विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, स्नो फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर वेपर्स, तो ये सब एक तरह से क्या है, डिपोजिशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्या इफेक्ट्स होते हैं एक तरह से प्रेशर के, अभी हमने टेम्परेचर का तो देख लिया, टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को भी एक तरह से चेंज करके, मतलब प्रेशर इंक्रीज करके, प्रेशर डिक्रीज करके भी क्या स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, इस चीज को समझते हैं। देखो, इंक्रीजिंग प्रेशर, गैस से लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एग्जांपल है। जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं, उसके अंदर जो गैस होती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जिस भी तो बोलते हैं उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट, जबकि वो गैस है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती है। कैसे किया, उसको कंप्रेस किया, राइट, प्रेशर दिया गया उसको, हाईली कंप्रेसिबल गैस है। तो लिक्विड हाई प्रेशर ब्रिंग्स गैस पार्टिकल क्लोजर। तो होता क्या है, इस चीज को समझना। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इन पार्टिकल्स को कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, दबाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं इनको कंप्रेस करूंगा, दबाऊंगा, तो इसके पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो क्या हुआ इस केस में, कि मैंने पार्टिकल्स को पिचका दिया, दबा दिया, कंप्रेस कर दिया कुल मिला के। तो कंप्रेस कर दिया, प्रेशर मैंने बिल्ड किया यहाँ पे, तो पार्टिकल्स पास बना दिया। तो कुल मिला के ये गैस है, तो अगर मैंने इसके पार्टिकल्स को दबा दिया, तो कुल मिला के इसके पार्टिकल्स ऐसे हो गए, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो गया एक तरह से। तो ये हो गई ना स्टेट चेंज। तो कुल मिला के प्रेशर बिल्ड करके भी हम यहाँ पर चेंज कर, हाई प्रेशर ब्रिंग्स गैस पार्टिकल क्लोजर। एग्जांपल जैसे एलपीजी सिलेंडर्स होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर पे ये एक तरह से स्टोर की जाती है। डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये है, और यहां से मैंने इसको प्रेशर को डिक्रीज किया, तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो देखो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करके मैं सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट। लोअर प्रेशर अलाउज पार्टिकल टू मूव अपार्ट इजीली, है ना, कम प्रेशर करेंगे तो पार्टिकल्स जो होंगे वो इजीली अपार्ट, मतलब दूर दूर हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट। तो एग्जांपल जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे ड्राई आइस होती है, तो ड्राई आइस को आपने देखा होगा, गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, सब्लिमेशन का एग्जांपल, ठीक है। तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, वो सब्लिमेशन होता है।
तो यहां पर एक तरह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। तो सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस होती है क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। तो इस फॉर्म में भी क्या हो रहा है, एक तरह से ये इसलिए हुआ है डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 180। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या हो गया, उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जितने प्रेशर पे उसको रखना चाहिए था उस प्रेशर पे नहीं है। 1 एटीएम के प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है, तो उस टाइम पर वो क्या हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक तरह से प्रेशर की वजह से होता है, इसलिए ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाती है गैस में। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो गैस के पार्टिकल्स देखो, आप देखो दूर दूर है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास है, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास में। अगर एक पिस्टन से मैं, ये सिलेंडर है एक तरह से, है ना, और इसके ऊपर ये पिस्टन लगी हुई है। अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, सोचो इसको मैं अगर कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, इसको अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा गैस के पार्टिकल्स को, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली कंप्रेस होगा। तो इसको मैं कंप्रेस करके किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर लिक्विड को और कंप्रेस करके मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। तो कुल मिला के मैं स्टेट्स को चेंज कर पा रहा हूँ। राइट, मेरी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के कंप्रेस करके प्रेशर को मैं देके यहाँ पर प्रेशर, हाई प्रेशर करके मैं चेंज कर पा रहा हूँ स्टेट्स को। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अभी एटीएम आया 1 एटीएम, तो 1 एटमॉस्फेरिक सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर होता है एयर का, मतलब अभी यहां पर है तो यहां पर भी प्रेशर लग रहा है, तो एक, क्योंकि प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो फिर तो लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, होना जरूरी है। तो अगर प्रेशर ऑफ एयर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो प्रेशर है एयर का, इसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कैसे होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल इज टेकन टू बी 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटीएम जो अपन लेते हैं यहाँ पर 1 एटीएम, ये 1 एटीएम क्या है, ये सी लेवल पे लिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, लेकिन 1 एटीएम कहां पर लिया गया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया सी लेवल पे, तो वो होते हैं 1 एटीएम। और किसी भी चीज को अपन 1 एटीएम पे ही कंसिडर करते हैं, जितना भी चीजें लिया गया है वो 1 एटीएम पे। जैसे कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना। ऐसे ही अब देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वाटर बॉईल होने लग जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहीं अगर आप किसी हाइट पे जाओगे, हिल स्टेशन पे जाओगे, तो वहां पर वाटर बॉईल 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है वो कम है। समझ में आ गई। तो 1 एटीएम पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह चल जाओ तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। आइस मेल्ट जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक बेसिक वो है, यूनिट है, बेसिक फंडामेंट। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, एटमॉस्फेयर की यूनिट होती है पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल यहाँ पर होती है। ठीक है, इवेपोरेशन, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेट होना, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाना, गैस में कन्वर्ट होना। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी, एक तरह से वाटर वेपर में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, लैंग्वेज के ऊपर मत जाना। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक तरह से एक इतना सा मैंने बर्तन लिया जिसके अंदर मैंने पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, और एक मैंने इतना बड़ा बर्तन ले लिया और उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा उतना ही पानी डाला। बताओ कौन जल्दी इवेपोरेट होगा, कौन जल्दी सूखेगा। तो आप कहोगे सर बड़ा वाले बर्तन वाला जल्दी सूखेगा क्योंकि एरिया ज्यादा है। तो फर्स्ट है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब सूखना, तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेट फास्ट होगी, फटाफट होगा। क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन स्प्रेड आउट, अगर क्लोथ्स को आप अच्छे से स्प्रेड करके आप सुखाओगे तो जल्दी सूखेंगे, और वही क्लोथ्स को कम जगह पे सुखाने की कोशिश करोगे तो जल्दी नहीं सूखेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होगा वहां पर। टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी होती है, तो उस टाइम पर एक तरह से बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी होती है ना, सनलाइट नहीं आती है ना, सूरज देवता प्रकट नहीं होते उस टाइम पे, मुश्किल से होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगी।
टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा इवेपोरेशन फास्ट होगा, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक। विंड स्पीड हवा के ऊपर भी डिपेंड करता है, हवा नहीं चलती है तो कपड़े सूखने में बड़ी दिक्कत आती है, वही हवा चल रही है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है, विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी अगर होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा, ध्यान रखना, राइट। तो ह्यूमिडिटी अगर है, ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। तो ह्यूमिडिटी कम है, देखो कम है तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। लेस मॉइस्चर होगा इन एयर स्पीड्स ड्राइंग। ठीक है, तो अगर कम मॉइस्चर होगा तो ड्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इवेपोरेट फास्ट होगा। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन जैसे टेम्परेचर है, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, मैंने आपको बता दिया, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस जहां पर भी होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो कैसे भैया ये इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, कैसे देता है, तो समझना। जैसे आपने देखा होगा एसीटोन, एसीटोन को जब आप अपने हथेली पे रखते हो तो ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, तो हुआ ना कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है उस टाइम पता है, एसीटोन को जैसे आपने डाला तो एसीटोन होता है फटाफट इवेपोरेट होता है। जितनी जल्दी कोई चीज इवेपोरेट होगी तो वहां पर उतनी जल्दी कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आपको क्या वो ठंडा ठंडा होता है, हालांकि वो कूल नहीं होता, ठंडा नहीं होता है। अगर आप उसको देखोगे तो वो ठंडा नहीं होता है, लेकिन इवेपोरेट होने की वजह से वो कूलिंग इफेक्ट देता है आपको, जिसकी वजह से आपको ठंडा सा महसूस होता है। ठीक है, इसके कारण ऐसे आपने स्प्रे को देखा होगा, परफ्यूम आपने, डिओज आपने देखोगे, डिओज आप लगाते होंगे, तो डिओज भी क्या होती है, फटाफट से इवेपोरेट होती है, राइट। तो इवेपोरेट जैसी होगी ना फटाफट से तो आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक एग्जांपल। चाय आपने देखी होगी, चाय को आप रखते हो तो चाय थोड़ी देर बाद में ठंडी हो जाती है, क्यों होती है, इवेपोरेट होगी। तो जब इवेपोरेशन होगी तो वहां पर क्या होगा, चाय ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लोथ्स को आप जब क्या करते हो, एक तरह से सुखाते हो, है ना, कपड़े जब आप सुखाते हो तो वहां पर क्या होता है, आप खड़े हो ना, कभी कपड़े के आसपास खड़े हो जाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होती है, मम्मी है ना, मम्मी की जो ओढ़नी है वो मम्मी सुखाती है तो मैं उसके पास में जाके खड़ा हो जाता हूँ जब मेरे को गर्मी महसूस होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। उसके पास में आप खड़े हो गए ना, ठंडक ठंडक सी महसूस होगी, क्योंकि उसके आसपास कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहे। और आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में एक चीज और होती है, छत जो होती है ना, छत को कोई धो रहा है, मान के चलो गर्मी के दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो छत के ऊपर पानी डाल दिया, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस हो जिसकी वजह से वहां पर कूलिंग इफेक्ट हो, हमारी छत ठंडी दिखे। ऐसे आपने देखा होगा दुकानों के बाहर कोई कोई ना पाइप से छिड़काव दे रहा है, छिड़काव दिया जाता है, ठीक है। या आपने देखा होगा घर पे पोछा लगता है तो उस टाइम पे थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है, क्यों, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होगी, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वो चीज है। ऐसे यहाँ पर स्वेट पोर इन स्किन, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में, मतलब आपकी मम्मी भी कहती है कि यार कॉटन जो है ना उसको पहनो, कॉटन कपड़ा पहनो, है ना, बजाय दूसरे जो लिनन है इनको मत पहनो, कॉटन कपड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों करते कॉटन कपड़ा, उसका कारण है, क्योंकि कॉटन कपड़ा जो होता है ना वो इवेपोरेशन फास्ट करता है प्रोसेस, और जितनी जल्दी इवेपोरेशन फास्ट होगा तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, ठंडक सी महसूस होगी, कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कॉटन को प्रेफर किया जाता है। तो स्वेट जो होता है वो एक तरह से निकलता है, और स्वेट क्योंकि अपनी बॉडी से स्वेट निकल रहा है ना, गीला गीला सा स्वेट निकल रहा है, और फिर वो लिक्विड जो है वो कॉटन पे आते ही जल्दी से फास्ट होगी इवेपोरेशन प्रोसेस, तो आपको ठंडा सा महसूस होगा। लेकिन वहीं अगर दूसरा है, बिना कॉटन नहीं है, लिनन है, राइट, तो उस पर क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस धीरे होगी, जिसकी वजह से आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, तो इसलिए कॉटन कपड़ा ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ऐसे पोचा वाला आप देख लो, पोचा जहां पर भी लगाया जाता है तो वहां पर आपको ठंडा सी महसूस होती है, कूलिंग इफेक्ट देख लो। हॉस्पिटल में आप कभी जाओगे तो आप उस टाइम पे अगर पोचा लगा हुआ है तो ठंडक सी महसूस होती है, वाह यार ठंडक लग रही है, तो उसका कारण यही है, इवेपोरेशन प्रोसेस, राइट। तो इवेपोरेशन एक तरह से क्या है, नेचुरल एसी है भैया, जहां पर इवेपोरेशन होगी वहां पर कूलिंग 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 इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, एक तरह से लिक्विड के सरफेस पर होती है, जहां पर लिक्विड है वहां पर। तो टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। तो ये एक तरह से सरफेस फिनोमिना है, कभी इवेपोरेशन पूछ ले कि इवेपोरेशन जो है वो कौन सा फिनोमिना है, तो ये सरफेस फिनोमिना है। कूलिंग इफेक्ट, लिक्विड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को क्या कर लेते हैं, अपने सराउंडिंग में हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। फास्टर देन नॉर्मल ड्राइंग बट स्लोअर देन बॉइलिंग, ठीक है, ये एक तरह से फास्टर है नॉर्मल ड्राइंग से इवेपोरेशन, लेकिन बॉइलिंग से तो स्लो है। बॉइल करके आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो फास्टली,
लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस बॉइलिंग से थोड़ा धीरे है। इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है कंपेरेटिवली बॉइलिंग। क्लियर है? तो भैया ये हो गया है अपना चैप्टर कंप्लीट इसी तरीके से। क्लियर है? तो बताओ मजा आया या नहीं आया? मैंने कोशिश करी यार आपको बिल्कुल एक अच्छे से पूरी स्लाइड्स बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा सच में। इसकी मैंने पीपीटी बनाने में मेरे को इतना टाइम लग गया जिसकी कोई हद नहीं, और मैंने कोशिश करी है सारे कॉन्सेप्ट में समझा दूं। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई है ना तो कमेंट करना, जिससे कि मैं और साइंस की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। अगर मजा आया ना तो कमेंट, लाइक सब कुछ करो, शेयर करो और वीडियो को पसंद करना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।